सत्व भोजन करने से बुद्धि सात्विक होती है। इसका ठीक ठीक अर्थ इतना ही है कि प्राणमय कोश में सत्व कंपन जब होंगी तो प्राणमय कोश अंत की शक्तियों के संचार का आधार बन जाएगा। बाधा का कारण ना बने ये शक्तियां, तो भोजन भी ऐसा हो जो इन शक्तियों के रूपांतरण का कारण बने, ना कि बाधा बने। अगर हम इनर्ट हैं, अगर हम अड़चन पैदा करते हैं, तो ये शक्तियां रूपांतरण करने में दिक्कत पाएंगी। यूं तो चेतना का तल अंततया इन सत्व रज तम तीनों के ही धरातल को छोड़ देगा। गुणातीत अवस्था अंतिम स्थिति है, लेकिन जब तक वो अवस्था न आए तब तक सत्व केंद्रित ही शक्तियों को रखा जाए, वही सहायक है इस धक्के की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर सारी क्रियाएं केंद्रित हैं, शक्ति चालन पूरी तरह से जिस एक बात पर केंद्रित है वो है श्वास की प्रक्रिया। श्वासों में विद्यमान प्राण आधारभूत पोषक तत्व है प्राणमय शरीर का, और इस श्वास के ही कुंभक, रेचक, पूरक, इस प्रकार के ईड़ा से, पिंगला से, कैसे अलग अलग प्रयोगों से, कैसे इस श्वास को साध साध के प्राणमय को इतना पोषित कर लिया जाता है कि वो पूरे अंत्य में, पूरी कुंडलिनी में आंदोलन पैदा करते। कोशों का विज्ञान जाने बिना चक्रों को जानना संभव नहीं है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश इनमें ही छुपा है चक्रों का और कुंडलिनी का राज। अन्नमय कोश को हमने विभिन्न तरीकों से जानने का प्रयास किया, और अन्नमय की ही पोषित अवस्था एक धक्का देती है, एक शक्ति का पुंज बनती है जो मूलाधार चक्र को वेदती है। तो अब स्वादिष्ठान चक्र किन 2 कोशों के मध्य है? प्राणमय और मनोमय। प्राणमय से मनोमय की ओर शक्ति का बहाव, उसके मध्य ये एक जंक्शन, ये एक ताला, ये एक बिंदु, जिसे हम कहते स्वादिष्ठान चक्र। अगर प्राणमय कोश को ठीक से जान लें, उसके पोषण की विधियां, उसे कैसे सशक्त किया जाए, तो फिर संभव है स्वादिष्ठान चक्र को भेदा जाए। हम पूरी तरह यहां शक्ति के एक चालन की, एक सीक्वेंस में चालन की बात क्रिया मार्ग पर ज्यादा केंद्रित होकर कर रहे हैं। शक्ति का मार्ग आज के समय का मार्ग है, इसलिए अधिक केंद्र बिंदु ये मार्ग, और त्वरित का मार्ग है। आप प्रयोग करें, आप प्रयास करें, और आप तुरंत इसके रूपांतरण करने वाले स्वरूप देखेंगे शरीर पर, मन पर, हर ओर। ध्यान बड़ा मुश्किल पड़ता है, उसमें एक लंबी यात्रा है, उसमें मन पर जीत पानी है, तो मन में मौजूद बहुत कुछ है। मन आसक्त हम अत्यधिक हैं, तो मन से परे जाना इतना सहज नहीं है। हम सब कुछ जनरलाइज करने के भी आदी है, हमें पता ही नहीं चलता कि ध्यान क्या है या क्रिया मार्ग क्या है, इनमें कुछ भेद हैं, तो भेद ठीक ठीक रूप में समझने जरूरी हैं। ध्यान एक प्रक्रिया है मन से परे जाने की, जहां ठहराव लाया जाता है, जहां स्वयं को मन से किनारे किया जाता है। क्रिया मार्ग में इस प्रकार का प्रयोजन नहीं है, यहां शक्ति के साथ प्रयोग है। शक्ति स्वतः कार्य करती है, और जब यह शक्ति रूपांतरण का कार्य अंत में करती है, तो स्वतः ही मन छटक जाता है।
मानो एक शक्ति का पुंज है, उसमें से एक रॉकेट ऊपर की ओर जाए तो जितना फजूल है वो साइड में गिर जाएगा और वो रॉकेट अपना रूप ले लेगा। ऐसे ही शक्ति का पुंज जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे मन आसक्ति दूर होती जाएगी, ये स्वयं को महसूस होगा, वैसे वैसे ठहराव आएगा। ये शुरुआत अनजाने से इन शक्ति के रूपांतरण से होगी। धीरे धीरे ध्यान सधने लगेगा या कहें चेतना मध्यस्थ होने लगेगी, सुषुम्ना केंद्रित होने लगेगा, अंतःकरण यानी मध्यस्थ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर प्राणमय कोश, हमारा शरीर जहां निरंतर दो प्रक्रियाएं चलती हैं और दोनों प्रक्रिया प्राणमय कोश केंद्रित हैं। एक हमारे धड़कन का निरंतर चलना, दूसरा हमारे श्वास निरंतर चलें। आज तक ये पता लगा पाना किसी भी वैज्ञानिक के लिए संभव नहीं हो सका कि ये धड़कन ऑटोमेटेड कैसे हैं, कैसे ये आती हैं, तीसरे महीने जब भ्रूण होता है तब आ जाती हैं, और कैसे ये अंतिम समय में चली जाती हैं। मानो सिर्फ इतना भर तो पैरामीटर है कि ये आई तो जीवन आया और ये चली गई तो जीवन चला गया, लेकिन ये कैसे आई, इनको पोषित कौन करता है? ये हम ये तो पता लगा लेते हैं कि इस हृदय की चाप तेज है, धीरे है, हार्ट बीट कैसी है, क्या है, लेकिन ये आई कहां से? और यही तो तालमेल है इस ब्रह्मांड के रहस्यमय एथेरियल यानी प्राणिक प्रकंपनों के साथ एक मनुष्य का। तो ये कंपन हृदय की और श्वास, इनको ठीक ठीक रूप से जो समझे वो प्राणमय कोश को ठीक रूप में समझ सकता है। यूं प्राणमय शरीर तीन रूप से पोषित होता है। भोजन में भी प्राण है, भोजन से पोषित होता है। तो एक अंग है भोजन। भोजन एक विशिष्ट प्रकार की कंपन लिए हुए है। ये थोड़ी स्थूल से गहरी बात है, सूक्ष्म बात है। जब हम केवल विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो उसका अन्वय शरीर पर, उसके गठन पर क्या प्रभाव है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम कभी भी सात्विक, राजसिक, तामसिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, सत्व है इस भोजन में, रजमय है ये भोजन, तम है इस भोजन में, तो ये इसके कंपन, ये इसकी सूक्ष्म अवस्था के बारे में बातचीत है। वो हमारे प्राणमय शरीर को पोषित करता है। प्राणमय शरीर में जितना तमस भरा जाएगा उतना ज्यादा सुषुप्त अवस्था में ये प्राणमय कोश इस पूरे व्यक्तित्व को ले जाएगा, चेतना को ले जाएगा। रजमय जितना भोजन भरा जाएगा उतना इस पूरे व्यक्तित्व में रज प्रधानता आ जाएगी। क्या है रजमयता? जहां पर बहुत शक्ति की गतियां तीव्र हो जाती हैं, जहां बहुत महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, जहां बहुत अधिक बहिर्मुखा स्वरूप हो जाता है। तो पत्थर पड़ा हुआ है, इनर्ट है, लेकिन एक रॉकेट चल रहा है, तो वही रूपांतरण शक्तियों का जब तीव्रता ले ले, जहां डायनामिसिटी दिखाई दे, वो है रज अवस्था, वो है मूवमेंट, वो है गति। ऐसे भोजन है जो तन्मयी हैं, जो सड़े गले भोजन हैं, जो बांस मारते हुए भोजन हैं, ऐसे भोजन जो मरे हुए जीव के रूप में मौजूद हैं, वो सब तम रूप हैं, जिनको खा के बहुत कंपने आ जाती हैं, रजमयी हैं, मिर्च है, प्याज है, इस प्रकार की सारी चीजें, मसाले हैं, ये सब प्रकृति जन्य रज प्रधान है। ये बुरी है ऐसा नहीं, ये अच्छी है ऐसा नहीं, लेकिन ये एक अवस्था है। ऐसे ही ठीक ठीक रूप में सत्व है, दूध है, चावल हैं, दालें हैं, ये सब हरी सब्जियां हैं, ये सब सत्व हैं।
इसमें न रज है यानी कि पागलपन, तीव्रता, गति, तेजी वाली गति, जो महत्वाकांक्षा परिपूर्ण हो, यानी जो बहिर्गामी हो, वो नहीं है। इनर्टनेस नहीं है, पत्थर जैसा, पत्थर बुद्धि नहीं। इसलिए कहते हैं, बार बार आपने सुना होगा ऋषियों को कहते, सत्व भोजन करने से बुद्धि सात्विक होती है। इसका ठीक ठीक अर्थ इतना ही है कि प्राणमय कोश में सत्व कंपन जब होंगी तो प्राणमय कोश अंत की शक्तियों के संचार का आधार बन जाएगा। बाधा का कारण ना बने ये शक्तियां, तो भोजन भी ऐसा हो जो इन शक्तियों के रूपांतरण का कारण बने, ना कि बाधा बने। अगर हम इनर्ट हैं, अगर हम अड़चन पैदा करते हैं, तो ये शक्तियां रूपांतरण करने में दिक्कत पाएंगी। यूं तो चेतना का तल अंततया इन सत्व रज तम तीनों के ही धरातल को छोड़ देगा। गुणातीत अवस्था अंतिम स्थिति है, लेकिन जब तक वो अवस्था न आए तब तक सत्व केंद्रित ही शक्तियों को रखा जाए, वही सहायक है इस धक्के की। अब दूसरी बात, ये तो भोजन से। दूसरा तरीका इस कोश को पोषण मिलता है जिससे, वो है विचार। विचार मुख्यतया मनोमय कोश को पोषित करते हैं, लेकिन उन विचारों में मौजूद कंपने, आपने कभी गौर किया होगा, किसी दुश्मन के बारे में सुनते ही अंदर एक बिजली कौंध जाती है, आपको नहीं पता चलता हुआ क्या है। विचार मानो कहीं और इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उनसे कहीं और ही बिजली कौंध गई हो। किसी बहुत प्रियतम के बारे में सोच के एक बड़ी शीतल लहर अंदर कौंध जाती है। क्या हुआ है? ये प्राणमय के अंदर खेल घटित होते हैं। तो विचारों में भी ऐसे ही तम रज सत्य है। जिन विचारों में पत्थर बुद्धि बनाने की क्षमता, वे तम है। जो अंधेर में ले जाए वे तम है। जो पागलपन, बहिर्मुखा बना दे, जिनमें महत्वाकांक्षा से भरी हुई तासीर हो, जो बहिर्गामी हो, जो ठहराव ना आने दें, वो सब रजमयी विचार। और जो सत्व युक्त हों, जो ठहराव युक्त हों, जो आदि मध्य अंत का बोध कराएं, जो अंत में बुद्धि की हलचल को ठहराव लाने का कार्य करें, वो सत्व हैं। तो इस प्रकार से प्राणमय विचारों से भी पोषित होता है। और फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर सारी क्रियाएं केंद्रित हैं, शक्ति चालन पूरी तरह से जिस एक बात पर केंद्रित है, वो है श्वास की प्रक्रिया। श्वासों में विद्यमान प्राण आधारभूत पोषक तत्व है प्राणमय शरीर का। और इस श्वास के ही कुंभक, रेचक, पूरक, इस प्रकार के ईड़ा से, पिंगला से, कैसे अलग अलग प्रयोगों से, कैसे इस श्वास को साध साध के प्राणमय को इतना पोषित कर लिया जाता है कि वो पूरे अंत में, पूरी कुंडलिनी में आंदोलन पैदा करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त रहस्य है श्वास का। जीवनी शक्ति का आधार भी श्वास, प्राणमय को पोषण देने वाला भी श्वास, अन्नमय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बिल्कुल स्थूल रूप में दिखाई दे, वो भी, उसका भी आधार है श्वास। मानो जो स्थूल दिखे उसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म है, जिसे प्राण कहा जाए, वो मेजरमेंट में नहीं आता। किसी को हम सिर्फ ऑक्सीजन ठूस के, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के क्या जीवित रख सकते हैं? नहीं। हैं ऐसी मशीनें जो ऐसा काम करती हैं, लेकिन कुछ और तत्व है जिसकी वजह से जीवन है, जिसे ही कहें प्राण पखेरु। जब उड़ जाए तो जीवन नहीं, और है तो जीवन है, कहे प्राणी, प्राण से प्राणी। तो
ये श्वास सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्राणमय कोश का। इस श्वास की विभिन्न तकनीकों को जितना हम आपके प्रयोगों के लिए आवश्यक है, जो आप घर बैठे कर सकें, उनको हम यहां पर जरूर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हम प्राणमय कोश को पोषित कर सकते हैं श्वास की विभिन्न तकनीकों से। जो कुछ हमें पता है उन सब विषयों को जिन्हें हम डील करते हैं, यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब विषयों को क्या जो हमें पता है उससे हम जोड़ पा रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है हमें तो श्वास के सारे प्रयोग पता है। नहीं, हर ध्यानी अपने रूप में एक प्रयोग की प्रयोगशाला चलाता है। उस प्रयोगशाला से निकल के कुछ अमृत आता है, वो वही देने का प्रयास अलग अलग रूप में करता है। इसलिए बहुत बहुत रहस्यमयी है ये सृष्टि। खोज का, जानने का ये सिलसिला निरंतर चले, वही एक ध्यानी के, वही एक साधु के लक्षण। हम इस श्वास को और प्राणमय कोश को और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम स्वादिष्ठान और इस कुंडलिनी शक्ति को ठीक ठीक रूप में देख पाए।